तब उन्होंने वुमेन्स के बारे में इतनी अच्छी तरह से कुछ चीजें बताई थी जो मुझे खुद को पहली बार जानने मिली। और आप सब जानते हो हम लेडीज के लिए बहुत सारी मेनोपॉज ले लो या हमारा हाइजीन प्रॉब्लम ले लो जो हम बहुत बार लोगों से डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। और उसने इतनी अच्छी तरह से ये सब चीजें बताई। तो तब से मेरे दिमाग में था कि एक बार मैं आप सबको उससे मिलवाऊं और इन सब चीजों के बारे में जानकारी आपको वो दे। सो प्रणाली, वेलकम। और आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सभी लोग प्रॉब्लम से सफर करते हैं या उनके कस्टमर है जो ये सब प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। सो वो आपसे आज जानना चाहेंगे कि किस तरह वो इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। सो ओवर टू यू वैशाली, प्रणाली, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you. So thank you so much. Thank you so much for this opportunity. I'm so much excited to do this. बहुत ज़्यादा excited हूँ ये मैं सेशन करने के लिए because of जब भी वुमेन से रिलेटेड कोई बात आती है, साइंस से रिलेटेड बात आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेटर फील होता है। रोजाना एक्चुअली मैं रोज जूम मीटिंग कर रही हूँ, पर ये लोगों का फर्स्ट टाइम होगा कि लोग मुझे देख रहे हैं। जहाँ पे लोगों ने मेरी अब तक जो है बहुत सारी आवाजें ही सुनी होगी, पर आज का जो दिन होगा जहाँ पे लोग मुझे देख भी रहे हैं प्लस मेरी ऑडियो भी जो है यहाँ पे सुन रहे हैं। तो यस, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वुमेन्स हेल्थ। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी लेडीज ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरती है, बहुत सारी ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जिसके ऊपर अगर हम बात करेंगे, उनको थोड़ी भी अगर हम गाइडेंस दे देंगे तो हमारी फैमिली हेल्दी रहेगी, हमारी फैमिली में हैप्पीनेस बना के रहेंगे। और इसीलिए हमने जो है वुमेन हेल्थ सेमिनार जो है लॉन्च किया था। तो यस, वुमेन्स डे के स्पेशल दिन पे हमने ये मुंबई में एक सेमिनार किया था जो बहुत सारे लेडीज ने अप्रिशिएट भी किया था। बहुत सारे फायदे लोगों को मिले थे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है लोगों को मिली थी। सो लेट्स मूव ऑन टू द वुमेन्स हेल्थ। वुमेन्स की जब हम बात करते हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे चेंजेस उनके लाइफ में होते हैं जो आते हैं। अगर मैं वुमेन्स लाइफ की बात करूंगी और वुमेन्स को अगर मैं जेंट्स लाइफ से थोड़ा कंपेयर करती हूँ, तो जेंट्स की लाइफ पे स्ट्रगलिंग होती है, वुमेन्स की लाइफ पे स्ट्रगलिंग होती है। पर वुमेन्स की लाइफ पे दो एक नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको मिली है। जो पहली है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द सेकंड वन इज प्रेगनेंसी साइकिल। ये जो दो साइकिल्स होती है, इनमें हेल्थ को मैनेज करना, हेल्थ को बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर मैं एक लेडी की लाइफ साइकिल के बारे में बात करूं तो अलग अलग लाइफ साइकिल्स उनके लाइफ में होती है। जैसे कि पहली स्टेज होती है उनकी इन्फेंट एंड चाइल्ड की, राइट। एक इन्फेंट होती है, उसके बाद वो थोड़ी बड़ी होती है, एक टीनेजर स्टेट में जाती है, इसके बाद वो एक अडल्ट स्टेज में जाते हैं, फिर वो एक मिडिल स्टेज में आती है और इसके बाद वो ओल्ड एज स्टेज में चली जाती है जहाँ पे उसका मेनोपॉज भी होता है। और फिर उसकी लाइफ जो है वो जो चालू रहती है, एंड के मुकाम तक वो आ जाती है। तो वुमेन्स के लाइफ में हर एक स्टेजेस में बहुत सारे चेंजेस उनके लाइफ में आते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर पहले 14 साल होते हैं जहाँ पे बॉडी थोड़ी थोड़ी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जैसे 12 से 14 साल का टाइम आता है तो वो एक लेडी की लाइफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक गिफ्ट भगवान से मिला है एक लेडी को, वो उनको मिल जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है उसके पहले एक लेडीज के लाइफ में, एक गर्ल्स के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस उनके बॉडी में आते हैं। और जैसे उनकी बॉडी जो है एक प्यूबर्टी स्टेज पे आती है, एक डेवलप स्टेज पे आती है, तो उनका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस उनके बॉडी में शुरू होती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है ये अडल्ट एज से गुजरती है और समहाउ 45 to 50 के बीच में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मेनोपॉज, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद होता है और मेनोपॉज की जो स्टेट है वो क्रिएट होती है। और उसके बाद जो है ओल्ड एज उनकी कैरी फॉरवर्ड होती है जो 45 to 55 के बाद में ऑन एन एवरेज लेडीज को होती है। तो अगर मैं लेडीज या कोई भी गर्ल्स के लाइफ के बारे में बात करूंगी तो उनकी पहली जो स्टेज होती है दैट इज टीनेज स्टेज। टीनेज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस उनके बॉडी में आते हैं। अगर आपने देखोगे तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस आने लगते हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करती है, वो
नॉर्मली एक गर्ल्स की लाइफ में जो होता है कि जब हम बच्चे होते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि नहीं हमें इमली खानी है, हमें चॉकलेट्स खाने हैं, ऐसे हमारी जिद होती थी। पर जैसे जैसे एक लेडी एक 10, 11, 12 साल वो जब बढ़ने लगती है, तो वो मैच्योरिटी लेवल जो है उनके ब्रेन में क्रिएट होती है, उनके बिहेवियर में वो दिखने लगती है। तो दैट्स हाउ एक लेडी की, एक वुमेन की लाइफ चेंज होने लगती है। अभी ये टीनेज जो एज होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर आपकी स्टार्ट अच्छी नहीं होगी ना, तो एंड में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये टीनेज जो है, ये स्टार्टिंग फेज होता है एक लेडी के और एक रिप्रोडक्शन सिस्टम को डेवलप करने का। तो अगर लेडी की हेल्थ अगर आपको अच्छी रखनी है, कोई भी गर्ल की अगर हेल्थ आपको अच्छी रखनी है, तो उसकी टीनेज की जो लाइफ है उससे वो शुरुआत होती है। अगर टीनेज की लाइफ में प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थ का ख्याल आपने नहीं रखा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम फ्यूचरिस्टिक लाइफ में उनको आ सकती है। टीनेज जब एक लेडी होती है, जैसे कि 13, 14 साल, 12 साल का जो ये एज होता है, जिसमें ढेर सारे हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोनल चेंजेस उनके बॉडी में होते हैं, उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो बिहेवियर है, वो समहाउ मैच्योर्ड होने लगता है। मैम पहले तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा बातें करती थी, बहुत ज्यादा मस्ती करती थी, पर अभी जैसे वो बड़ी हो रही है ना, एकदम गुमसुम रहती है, वो हमसे ज्यादा बात करना नहीं चाहती। तो दैट इज द बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस उनके लाइफ में आते हैं। वो ज्यादातर ऐसे फील करती है कि अभी हम बड़े हो रहे हैं, हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करना है, तो इसमें मेंटल चेंजेस भी बहुत ज्यादा आते हैं। वो बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होने की कोशिश करती है, और उसके बाद जैसे उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं पूरी तरह से, फिर उनके लाइफ में जो एक स्टेज आती है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन स्टेज, मासिक धर्म जिसको हम बोलते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं कि मैम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, कितने दिन की होती है, इसमें ब्लीडिंग साइकिल क्या होती है, कैसे ये हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी स्टार्ट होगी जब एक लेडी की, एक गर्ल्स की, एक टीनेज लाइफ में जब उनके अंदर के हार्मोन्स जो है प्रॉपरली बैलेंस हो जाते हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाती है, तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत एक लेडी के लाइफ में हो जाती है। तो ये जो शुरुआत होती है, ये जो स्टार्ट होता है पीरियड्स आने का, उस कंडीशन को बोला जाता है मेनार्क। अब ये जो मेनॉक कंडीशन शुरू होती है, तभी से लेके एंड तक, लाइफ के एंड तक बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस एक लेडी के लाइफ में होते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये जो स्टार्टिंग फेज है, इसके अंदर आपको ख्याल रखना, आपके हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जब मैं मेंस्ट्रुअल की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि वुमेन्स के लाइफ में ना ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि FSH है, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जैसे कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन है, ओस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं। और यही सारे हार्मोन्स जो है जब बैलेंस होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की साइकिल जो है वो आपके बॉडी में शुरुआत होती है। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कितने दिन की होती है? तो नॉर्मली आइडियली ये जो दिन होते हैं वो होता है 28 डेज का। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। पर अगर मैं डेटा देखूं, अगर मैं एनालिसिस करूं हमारे इंडिया का, तो हमारी इंडिया में जो है ओनली 15% लेडीज ऐसी है कि जिनकी प्रॉपर वे में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। 85% लेडीज ऐसी है अभी भी कि जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी भी प्रॉपरली नहीं चलती है। बहुत सारी दिक्कतें आती है, फिर हमसे डिस्कशन होता है कि मैम हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आती है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आज हमें ये डिसाइड करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मुझे मेरे लाइफ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे अगर हेल्दी रहना है तो मुझे ही ज्यादा स्ट्रांग बन के मुझे उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए कोई और आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। ये सारी साइड में होती है, पर फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है कि हमें कदम उठाना पड़ता है अगर हमारे हेल्थ का ख्याल हमें रखना है। तो अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, जिसमें ब्लीडिंग टाइम, मेंसेस का जो टाइमिंग होता है वो होता है 3 to 8 डेज। तो जो ब्लीडिंग टाइम बोला जाता है कि मैम बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत टाइम तक रहती है, तो ये कितने टाइम की होनी चाहिए ऑन एन एवरेज? 3 से लेके 8 दिन तक।
कम से कम 3 दिन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ब्लीडिंग टाइम होना चाहिए आपका, और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तक। अभी यहाँ पे जो ब्लड लॉस आपके बॉडी से होता है, तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? तो इसमें जो ब्लड लॉस होता है वो होता है 30 to 80 ml। इसमें जो ब्लड लॉस आपके बॉडी से होता है हर दिन का एक साइकिल में, वो होता है 30 to 80 ml पर साइकिल, ये आपका ब्लड लॉस आपके बॉडी से होता है। इसके बाद ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो आपके बॉडी के अंदर चालू होती है। तो अभी हम एक थोड़ा सा साइकिल वाइज जाएंगे, राइट। साइकिल वाइज जब हम बात करते हैं तो पहले 3 से 8 दिन जो होते हैं जिसमें ब्लीडिंग होती है, वो होता है आपकी मेंसेस की साइकिल। उसके अगले जो 2 दिन होते हैं, जैसे कि आज ब्लीडिंग खत्म होगी, आज ब्लीडिंग अगर रुक गई है तो उसके कंटिन्यूटी में अगर 2 दिन अगले में काउंट करूं, तो ये जो 2 दिन होते हैं ये बहुत ज्यादा पॉसिबल चांसेस माना जाता है कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। तो अगर ये पहले अगले 2 दिन में अगर कोई मेल स्पर्म जो है आपके बॉडी में एंटर करता है, तो देयर आर चांसेस कि वहां पे प्रेगनेंसी जो है वो कंडक्ट हो सकती है। इसके बाद जो है धीरे धीरे फिर से आपके बॉडी में ओव्यूलेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है। अभी हम इन डिटेल तो नहीं जाएंगे ओव्यूलेशन क्या होता है, पर मैं एक छोटी सी प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि ये ओव्यूलेशन साइकिल क्या होती है। तो ओव्यूलेशन साइकिल में होता है कि आपके ओवरीज में अंडाज होते हैं, एग्स होते हैं जो इमैच्योर होते हैं। तो इस इमैच्योर एग से लेके इसकी मैच्योरिटी तक का जो टाइम होता है, इसको ओव्यूलेशन टाइम कहा जाता है, जो ऑन एन एवरेज जो है 14 to 16 डेज का होता है ओव्यूलेशन टाइमिंग। अगर वो प्रॉपरली कैरिड आउट हो गया तो आपकी जो दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी है वो टाइम पे आने लगेगी। तो पहला, अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है टाइम पे आना है तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना, आपके ओव्यूलेशन को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। मैम पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मैम कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो यस, बहुत सारी प्रोसेसेस आपके यूटेरस में चलती है, तो जिसकी वजह से पेनिंग के सिम्टम्स आपको आते हैं। तो अगर कुछ इसमें पेन जो होता है वो कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़े बहुत पेन होते हैं तो हमारे वो कंट्रोल हमसे हो जाते हैं, पर कुछ जो पेन होते हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं, जो आपके कमर में, आपके यूटेरस में बहुत ज्यादा पेन आपके बॉडी में क्रिएट करते हैं। तो मेरी सलाह यही होगी, तो देखो इसके लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी नेसेसरी। अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट हो तो आपके मसल्स कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प आपके बॉडी में क्रिएट हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को जो है वो कम करना है तो इसके लिए आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, एंड द सेकंड इज प्रोटीन प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। प्रोटीन जो है आपको ज्यादा खाना पड़ेगा ताकि क्रैम्प्स से जो है आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले और आपकी बॉडी जो है वो हमेशा बैलेंस रहे। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला जो है एमनोरिया। एमनोरिया मतलब क्या है? तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होती है, 1 महीना आती है, 2 महीना नहीं आती है, 3 महीना आती है, 1 महीना नहीं आती है। तो ये जो एब्सेंस चलता है इस कंडीशन को बोला जाता है एमनोरिया। दूसरा होता है मेनोरिया। मेनोरिया क्या है? तो इसमें बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है। अगर आपको 30 to 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग आपसे बॉडी से होती है, ब्लड लॉस ज्यादा होता है, तो इस कंडीशन को हेवी ब्लीडिंग कहा जाता है। और इस कंडीशन को कॉमन टर्म क्या दी गई है? तो मेनोरिया। इसके बाद है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया मतलब क्या है? कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पेट में जो दर्द होता है, आपके पेल्विक रीजन में जो दर्द होता है, इस कंडीशन को डिसमेनोरिया कहा जाता है। तो एमनोरिया क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना, अब्सेंस होना। मेनोरिया क्या है? हेवी ब्लीडिंग होना। और डिसमेनोरिया क्या है? तो आपके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा दर्द आपके पेल्विक रीजन में आपको महसूस होता है। अभी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आई है तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। दैट इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा फोकस हमेशा इसी के ऊपर होता है कि चलो साइंस आपको एक बार पता नहीं होगा ना तो एक टाइम पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है, बट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ईच एंड एवरी लेडी को पता होना जरूरी है। अभी आज जो भी सेशन अटेंड कर रहे हैं, जेंट्स अटेंड कर रहे होंगे, लेडीज अटेंड कर रहे होंगे, आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सभी को ये बात पता होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ लेडीज के लाइफ में आती है तो उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ये उनकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे फैमिली की होती है कि अगर एक लेडी आपके घर के अंदर ब्लीड करती है तो उस ब्लीडिंग को मैनेज करना, उसके हाइजीन का ख्याल रखना, उसके हेल्थ का ख्याल रखना, ये पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि घर में खुशियां लानी होगी ना तो घर साथ में होगा तब खुशियां होती है, वैसे ही अगर हाइजीन को मेंटेन करना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना है तो साथ में इसके लिए काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजें होती है, अगर आप उसको चेंजेस करते जाओगे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव फायदे आपको यहाँ पे मिलते हैं। जिसमें पहली चीज आती है, फर्स्ट चीज जो आती है आपके सैनिटरी नैपकिन्स। आप जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज करते हो वो दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार चेंज होना जरूरी है। मैम कितने घंटे में चेंज करना है? तो 5 to 6 आवर्स के बाद में आपका जो सैनिटरी नैपकिन्स है वो चेंज होना बहुत जरूरी है। तो सैनिटरी नैपकिन्स आपको दिन में 2 से 3 बार चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में बात आती है आपकी अंडर गारमेंट्स की। अंडर गारमेंट्स प्लीज कभी भी किचन के अंदर, वॉशरूम के अंदर, इसके अंदर मत सुखाया करो। दे आर गारमेंट्स, दे आर क्लोथ। अगर उनको प्रॉपर सनलाइट अगर आप नहीं दोगे तो उसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट हो सकती है जो आपके बॉडी के अंदर कभी भी कोई भी बीमारी को क्रिएट कर सकती है। तो जैसे नॉर्मल कपड़े हम सनलाइट में सुखाते हैं वैसे ही अंडर गारमेंट्स भी सनलाइट में ही सुखाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सन रेज में ऐसे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, यूवी रेज होते हैं जो कपड़ों के ऊपर जो जर्म्स, जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु क्रिएट होते हैं उसको मारने के लिए मदद करता है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके हाइजीन को भी मेंटेन करने का इनडायरेक्टली काम करती है। तो प्लीज गलती से भी अंडर गारमेंट्स को जो है कोई भी वार्म जगह पे या इसे क्लोज रूम में मत सुखाइए, इसको ओपन स्पेस में रखिए। इसके बाद जब भी आप सैनिटरी नैपकिन्स चेंज करते हो प्रॉपरली सारे जेनिटल ऑर्गन्स क्लीन होने बहुत ज्यादा जरूरी है पानी की मदद से। तो जब भी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरते हो स्पेशली इन दैट कंडीशन, दिन में 2 बार तो आपका बाथ लेना बहुत जरूरी है। दिन में 2 बार बाथ लोगे तो आप खुद भी फ्रेश फील करोगे और हाइजीन को भी मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग आती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज कंप्लीटली फाइन टू टॉक अबाउट इट। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप कोई आतंकवादी नहीं हो या कोई आतंकवादी का प्लान आप नहीं बता रहे हो कि ये इसमें हो रहा है, 5 days है, पीरियड्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट इज कंप्लीटली फाइन। ये आपका हक होता है। अगर वो चीज नहीं आती है ना एक्चुअली तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारी मेंटालिटी क्या होती है ना, आज से ना मुझे सभी से एक प्रॉमिस चाहिए, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉब्लम ये वर्ड नहीं बोलेगा बिकॉज जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है वो हमेशा नेगेटिव चीजें आपके लाइफ में लाती है। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके लाइफ में नेगेटिव चीज लाती है क्या? उल्टा वो नहीं होगी ना तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो प्लीज कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते वक्त एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, पीरियड्स चल रहे हैं, ऐसे प्रोनाउंस किया करो, पर प्लीज उसको प्रॉब्लम की तरह ट्रीट मत करो। इट्स अ गॉड गिफ्ट टू यू एंड टू योर फैमिली। जिनको ये नहीं मिलता है ना उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, जिनको मिलता है ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन उनके लिए नहीं है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ओपनली आपके पार्टनर के साथ, ओपनली आपके घर में जितने भी लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हो उनसे बात कर लो और वो प्रॉब्लम्स को वहीं पे सॉल्यूशन देने की कोशिश करो। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आपको कैसे मेंटेन करना है? तो पहला, आपके सैनिटरी नैपकिन्स जो है एवरी 5 to 6 आवर चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करते हो पहले और बाद में आपके हाथ जो है अच्छे से वॉश करके क्लीन करना और फिर उसको चेंज करने के लिए जाइए। कोई भी गंदे हाथों से या विदाउट क्लीनिंग और विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स कभी भी सैनिटरी नैपकिन्स को हाथ मत लगाइए। दूसरा, जब भी आप सैनिटरी नैपकिन्स को चेंज करोगे ट्राई करो कि एटलीस्ट दिन में 2 बार तो आप नहा लो, 2 बार आपको वार्म बाथ लेना है, हल्के गर्म पानी से आप नहाया करो ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहेगी। और सेकंड, आपके बॉडी के ऊपर जो जर्म्स क्रिएट होते हैं उसको भी मारने के लिए, उसको क्लीन आउट करने के लिए ये वार्म बाथ जो आप लोगे, ठंडे गर्म पानी से जो नहाओगे, ये आपकी मदद करेगी। जब भी आप नैपकिन्स को चेंज करोगे
हमेशा जेनिटल एरिया को क्लीन किया करो। इसके लिए इंटीमेट वॉश आते हैं, उसका इस्तेमाल किया करो। उस जेनिटल एरिया को क्लीन करके, ड्राई करके, और उसके बाद ही जो है सैनिटरी नैपकिन का यूज आप किया करो। प्लीज कोई भी गीले जगह पे आप इसको यूज मत करो, वो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, रैशेस क्रिएट कर सकता है। और आपके वजाइनल जो साइट होती है, आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, उसको हमेशा ड्राई रखिए। जितना मॉइस्चर उसके अंदर क्रिएट होता रहेगा, उतनी ब्लैकनेस, उतनी फंगल इन्फेक्शन आपके उस पार्ट में जो है क्रिएट हो सकती है। तो अंडरवेयर जो आप यूज करोगे वो कॉटन बेस के यूज कीजिए, ताकि रैशेस या इरिटेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटरी नैपकिन का जब आप डिस्कार्डेशन करोगे तो वो प्रॉपरली होना बहुत जरूरी है। प्लीज उसको जो है कंप्लीट रैप करो, और प्लीज इसको गिफ्ट रैप मत करो। उसको ऐसे रैप करो कि वो कचरा है ऐसे समझ में आना चाहिए। उसको प्रॉपरली रैप करके फेंकोगे तो जस्ट इमेजिन, आई डोंट नो कि ये चीज आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगी, बट जो मैं फील करती हूँ, जो मैं देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ ड्यूरिंग माई ट्रैवलिंग, जैसे हम रास्ते पे घूमते हैं, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। यू जस्ट इमेजिन कि आपके घर में किसी ने सैनिटरी नैपकिन ऐसे ही रैप करके फेंके है बाहर, किसी कचरे वाले ने वो उठा लिए। अभी आपको पता है कि जब भी आप कचरे वाले की गाड़ी देखोगे, जो सफाई कामगार होते हैं, वो हमेशा कचरा आपके हाथों से, दो वो हैंड ग्लोव यूज करते हैं, पर वो हाथों से ही सेपरेट करते हैं। अगर वो सेपरेट करते टाइम उनको ऐसे कोई अलग चीज दिखेगी और उसको उन्होंने खोल दिया, तो कितने सारे जर्म्स, कितनी सारी गंदगी उनके बॉडी के ऊपर टच हो सकती है, कितनी सारी इंफेक्शन वो स्प्रेड कर सकता है। तो प्लीज डिस्कार्डेशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन, सैनिटरी पैड इज वेरी वेरी इसेंशियल। तो प्लीज उसको अच्छे से डिस्कार्ड कीजिए, कोई भी गिफ्ट रैप मत कीजिए, उसको अच्छे से अलग से थैली में पैक करके उसको फेंका कीजिए, उसको क्लीन करके ही उसको डिस्कार्ड कीजिए। जब भी हम सैनिटरी नैपकिन की बात करते हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज भी अगर हम इंडिया में देखेंगे, ओनली 10% ऐसी इंडियन पॉपुलेशन है, वुमेन पॉपुलेशन है, जो सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं। स्टिल हमारे इंडिया में 70 to 80% लेडीज ऐसी है जो अभी भी क्लॉथ यूज करती है। तो देखो, क्लॉथ की वजह से बहुत सारे कीटाणु, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप आपके लाइफ में ले आ सकते हो। जस्ट इमेजिन कि क्लॉथ यूज करना है, आप डेली पे वही क्लॉथ यूज करोगे, वही उसको वॉश करोगे और उसी को आप सुखाओगे। तो जस्ट इमेजिन, जब आप उसको वॉश करोगे तो आपके घर में ऐसे कोई डिसइंफेक्टेंट है क्या, ऐसे कोई केमिकल्स है क्या कि उसके ऊपर के सारे जर्म्स को वो क्लीन कर देंगे? नहीं। फिर वो आप सुखाओगे आपके कहीं गैलरी में, कहीं पे आपके एरिया में, तो सोचो कि वो कपड़े के ऊपर जो जर्म्स होंगे वो पूरे एयर में स्प्रेड होना शुरू कर देंगे, और फिर वही जर्म्स आप इनहेल करोगे, आपके खाने में के ऊपर बैठ सकते हैं। तो कितनी सारी गंदगी आप आपके घर में ही क्रिएट करते हो। तो प्लीज क्लोथ का इस्तेमाल मत कीजिए। क्लोथ धोते हो जब आप, तभी भी आपके बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, वो जर्म्स आपके बॉडी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो प्लीज ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कीजिए, क्लोथ या कोई भी कॉटन मटेरियल का इस्तेमाल मत कीजिए आपके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मजे की बात है, या मैं इस चीज को कैसे प्रेजेंट करूं, आई डोंट नो, पर मुझे ये प्रेजेंट करना बहुत जरूरी लगता है। मैं एक दिन एक वर्कशॉप कर रही थी जिसमें मैंने उनको बताया कि क्लॉथ मत यूज करो, सैनिटरी नैपकिन यूज करो। तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने ऐसे एक ही क्वेश्चन उनको किया कि आप क्यों सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करते, आप सिर्फ क्लॉथ क्यों यूज करते हो? तो बहुत सारे लेडीज के ऐसे कमेंट्स आए कि मैम, हम जब क्लॉथ यूज करते हैं तो समहाउ फील होता है कि दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग ऑन, पर सैनिटरी नैपकिन जब यूज करते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि क्या चीज चल रही है। तो इट इज गुड और बैड, ये अच्छी चीज है ना कि अगर आप सैनिटरी नैपकिन यूज करते हो, अगर उसका अगर आपको फील नहीं मिल रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो इट्स वेरी गुड। ये आपको कंफर्टनेस दे रही है, कोई हेवीनेस आपके बॉडी के अंदर नहीं दे रही है। तो प्लीज गाइज, एवरीवन, आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि प्लीज सैनिटरी नैपकिन का यूज किया करो, क्योंकि ये डिस्पोजेबल के लिए भी इजी होता है, क्लीन कोई करना नहीं पड़ता है, इजी टू वेयर होता है, और जो कंफर्टनेस आपको देता है। तो बहुत सारी चीज जो है वो आपके लाइफ में आप इनोवेटिवली कर सकते हो जब आपको कंफर्टनेस मिलती है। इसके बाद जब टीनेज के बाद जो एक स्टेज आती है, दैट इज अडल्टहुड। अडल्टहुड की जब बात होती है, तो जैसे लड़की 18 साल की पूरी हो गई, तो घर वालों के सर के ऊपर एक जो चीज आती है, दैट इज मैरिज। बस अभी लड़की बड़ी हुई है, शादी हमें करनी है।
यही चीज जो है ज्यादातर नॉर्मली हमारे इंडियन फैमिलीज में होती है, और वो बट ऑब्वियस है, वो होनी भी चाहिए क्योंकि वो फेज होती है हमारी लाइफ की। तो ये अडल्टहुड में है, बहुत सारे ट्रांजिशंस हमारे लाइफ में आते हैं। एक प्लस गिफ्ट हमें मिलता है मैरिज का, बहुत सारे टेम्परामेंट चेंजेस आते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आपकी मैच्योरिटी लेवल जो है बढ़ जाती है, आपके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं। आप बहुत अलग लेवल पे जाके सोचा करते हो कि चावल के दाम क्या होंगे, सब्जी के दाम क्या होंगे, ये लेवल तक थिंकिंग आपकी आगे बढ़ने लगती है अडल्टहुड में। क्योंकि अडल्टहुड जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हायर करने का एज होता है अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी लेडी कोई अडल्ट स्टेज में चली जाती, 18 कंप्लीट हो जाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में वो थिंकिंग चलती है कि कभी ना कभी तो हमें पूरी फैमिली को संभालना है, जिम्मेदारी को हैंडल करना है। तो उस अकॉर्डिंग उनके दिमाग में, उनके मेंटल हेल्थ में चेंजेस होना शुरू हो जाती है। इसके बाद शादी हो जाती है, तो बट ऑब्वियस इसके बाद जो एक फेज आपके लाइफ में आती है दैट इज सेक्सुअल फेज, राइट। रिप्रोडक्शन की फेज आती है। रिप्रोडक्शन से पहले सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। सेक्सुअल हाइजीन के जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मेंटेन करनी है, कैसे आपको इसको प्रिकॉशन रखना है। तो फर्स्ट, प्लीज कोई भी प्रोटेक्टिव जो मटेरियल्स अवेलेबल है वो इसका इस्तेमाल किया करो, ताकि कोई भी इंफेक्शन का ट्रांसफरेशन ना हो। बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आपको सारे दोनों जेंडर्स के जेनिटल ऑर्गन जो है वो क्लीन होना, वॉश होना प्रॉपरली बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी इंफेक्शन आपके बॉडी के अंदर क्रिएट ना हो। आपके हाथ वॉश होना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सेक्सुअल हाइजीन को मेंटेन करना है तो यस आपको हाइजीन को भी मेंटेन करना पड़ेगा। कोई भी स्प्रेस, कोई भी केमिकल्स का ऐसे इस्तेमाल मत करो आपके जेंटल ऑर्गन्स के ऊपर जो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम या इन्फेक्शन जो है वो ला सकती है। इसके बाद होता है प्रेगनेंसी साइकिल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने देखा है कि एक थॉट्स मैंने सुने हैं, दो मुझे नहीं पता कि ये सच है या गलत है, पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है तो प्रेगनेंसी साइकिल ये जो चीज है ना, ये अपने आप हमारे लाइफ में आ जाती है। जैसे ही कोई बच्ची बड़ी होती है ना, तो उनके घर में ऐसी बात होती है कि पहले आप ना शादी कर लो, तो उसके बाद हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि उसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक्चुअली बातें तो उसके बाद शुरू होती है। जैसे लेडी की एक आधी गर्ल की मैरिज हो जाती है, फिर उनकी दूसरी फैमिली उनको मिलती है, फिर दूसरे फैमिली से बातें आती है कि बस एक बच्चा हमें दे दीजिए, फिर हम आप दोनों को भी कुछ नहीं बोलेंगे, आप आपकी जिंदगी काट सकते हो आसानी से, राइट। फिर एक बच्चा होता है, फिर एक बच्चा होने के बाद 2-3 साल गुजारते हैं, फिर दूसरे फैमिली से दूसरा मैसेज आता है कि अकेला बच्चा कैसे रहेगा ना, तो दूसरा भी चाहिए, दूसरा बच्चा हमें बस आप दे दो, इसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे। सो दो आई एम नॉट मैरिड, तो मुझे इतना नहीं ज्यादा पता, पर यस ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, ये मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। तो यस ये जो चीज है कि हम इसके बाद आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाली। जब भी आप एल्डेज एज में जाते हो, आपकी उम्र बढ़ने लगती है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन एक लेडी से की जाती है। और मुझे सारे लेडीज को एक बात बतानी है कि आप कितना भी कुछ कर लोगे ना, तो एक्सपेक्टेशन से तो आपको गुजरना पड़ेगा। पर यस आप ये एक्सपेक्टेशन को कैसे हैंडल कर सकते हो, इसके ऊपर आपको बात करनी है। क्योंकि हम कितना भी दूर भागे, कितना भी जाए, पर घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडीज के ऊपर ही होती है। आज सभी लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तो अगर चीजों को संभालना है तो उसके लिए माँ की जरूरत होती है, और चीजें बिगड़ भी जाती है तो उसके लिए कोई भी एक घर की जो है चीज वही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चीजों को बिगड़ने के बाद संभालने का काम भी जो है अच्छे से वेरी वेल मैनर चीजों में जो मदद करती है आपकी, वो आपके घर की लेडी होती है। तो ये जो प्रेगनेंसी साइकिल की बात होती है, जिसमें मदरहुड एक बहुत ही स्पेशल इमोशन होता है हर एक लेडी के लाइफ में। कितना भी हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पर एक मदर होना, एक माँ की फीलिंग हर एक लेडी के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट होता है। और जिन लेडीज को ये नहीं मिलता है, वो आपको भी पता है कि कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ के ऊपर आपके इफेक्ट इसका होता है। तो माँपन इज वेरी वेरी स्पेशल और वेरी एक यूनिक फीलिंग है, हर एक लेडीज के लाइफ में आती है।
तो ये जो प्रेगनेंसी की साइकिल होती है, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रीनेटल केयर और एक होता है पोस्टपार्टम केयर। मतलब बिफोर बर्थ एक होता है और एक आफ्टर बर्थ होता है। तो जो हम केयर करते हैं, जो हमें ध्यान रखना है एक लेडीज का प्रेगनेंसी साइकिल के, तो प्रेगनेंसी साइकिल कैरिड आउट होने से पहले भी, मतलब बच्चा होने से पहले भी आपको ध्यान रखना है, और बच्चा होने के बाद भी उस लेडी का ध्यान हमें बहुत ज्यादा रखना है। छोटी मोटी चीज टिप्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी कि जैसे आप प्रेगनेंसी साइकिल के लिए कंडक्ट करते हो, जब वो फेज में आप जाते हो, विथ प्लानिंग जाया करो। अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये चीजें अगर आदतें आपकी होगी तो तुरंत उसको बंद करो। जब भी आप कोई प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग करते हो तो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लो, दैट मेरी बॉडी जो है तैयार है या नहीं है। अगर तैयार नहीं है तो मुझे क्या क्या न्यूट्रिशन या क्या क्या पोषण की जरूरत लगेगी। तो विद प्लानिंग अगर आप जाओगे तो आपको भी पता है कि जब हम प्लानिंग के साथ कोई चीजें करते हैं तो बट ऑब्वियस उसका रिजल्ट भी उतना स्ट्रांग होता है। तो विद प्लानिंग हमें जाना है ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिले और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होगी। रेगुलर चेकअप आपको करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपके डॉक्टर जो भी आपके सजेस्ट करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स आपको वहां पे लेने हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जिस प्रोटीन की, जिस पोषण की जरूरत है उस पोषण को ज्यादा से ज्यादा खाया करो, जो भी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी मैकेनिज्म। आपको जो भी योगा एक्सरसाइज बोली जाती है प्लीज उसको कहा करो, और आपके डाइट को भी अच्छे से मेंटेन किया करो ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके बॉडी के ऊपर ना क्रिएट हो। प्रीनेटल केयर के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका वेट अच्छे से मेंटेन करिए, मॉनिटर किया कीजिए। जो भी रूटीन की टेस्ट होती है, जो स्क्रीनिंग नेसेसरी होती है उसको किया कीजिए। आपके डाइट को, आपके एक्सरसाइज को अच्छे से मेंटेन कीजिए, और बॉडी बेबी की जो पोजीशनिंग होती है उसको हमेशा चेक करते रहिए ताकि अंदर जो बेबी की ग्रोथ चल रही है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही है ये आपको पता हो, और चाहे तो उस अकॉर्डिंग आप जो है स्टेप्स आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ले सकते हो। तो इट इज वेरी वेरी इसेंशियल कि आपको ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रीनेटल एंड पोस्टपार्टम केयर का पार्ट है। अभी डिलीवरी हो गई, बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय हो गया, तो पोस्टपार्टम मतलब क्या है कि आफ्टर डिलीवरी वाली केयर। अभी आफ्टर डिलीवरी ऐसे हो जाता है कि ज्यादातर ध्यान सिर्फ बच्चों के ऊपर चला जाता है, लेडी के ऊपर का ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। बट डोंट डू दिस। जितना ध्यान आप बेबी को देते हो, बच्चे को देते हो, उतना ही ध्यान आपको लेडी का भी रखना है, बिकॉज वो ब्रेस्ट फीडिंग के केस में है, ब्रेस्ट फीडिंग के फेज में है वो अभी। अगर लेडी वहां पे बहुत डिस्टर्ब रहेगी मेंटली, डाइट को अच्छा फॉलो नहीं करेगी, एक्सरसाइज फॉलो नहीं करेगी, उसको अगर प्रॉपरली नींद नहीं मिलेगी तो डायरेक्टली उसका हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट होने लगता है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। इसलिए जितनी प्रीनेटल केयर इसेंशियल है उतना ही पोस्टपार्टम केयर मतलब आफ्टर डिलीवरी भी केयर करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है। ज्यादा तली हुई चीजें मत खाया करो, जो भी खाना खाओगे ज्यादा स्पाइसी मोड में मत खाया करो, हेल्दी खाया करो ताकि आपकी भी हेल्थ मेंटेन रहे और बेबी की भी जो हेल्थ है वो मेंटेन करने के लिए मदद मिलेगी। तो लैक्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो आप कर सकोगे और लैक्टेशन का जो फेज है आप प्रॉपरली जो है वो मेंटेन कर सकते हो। अभी कुछ लेडीज ऐसे होती है कि मैम वो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती, या लैक्टेशन का जो फेज है, जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा कमजोर चलता है, जितने अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होना चाहिए उतने अमाउंट में वो नहीं होता, या कभी कभी वो एक्सेस में हो जाता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपके लैक्टेशन के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं? तो पहला है आपका स्ट्रेस। अगर आप ज्यादा टेंशन में रहोगे, मेंटल हेल्थ आपकी कमजोर है, तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। इसके बाद है पीसीओडी, दैट इज वेरी मेन कंसर्न। पीसीओडी के अगर आप पेशेंट हो तो प्लीज आपके हेल्थ को संभाला कीजिए, पीसीओडी भी जो है वो आपके लैक्टेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। इसके बाद है आपका वजन, ओबेज अगर आप हो तो वेट मैनेजमेंट कीजिए। आपको अगर बहुत ज्यादा डायबिटिक की कंडीशन है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको मेंटेन कीजिए। आपको जो भी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स है उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि वो भी चीजें आपके लैक्टेशन के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। अगर कोई अल्कोहलिज्म करता है तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जब भी आप प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग करते हो तुरंत इस आदतों को बंद कीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट करती है आपके प्रेगनेंसी हेल्थ के ऊपर।
अभी जब लैक्टेशन जो है इनसफिशिएंट सकलिंग की वजह से भी कम हो सकता है, तो बच्चे को जो है प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए, प्रॉपरली सकलिंग की मूवमेंट जो है वो मेंटेन रखिए, और अगर इन्फेंट की डिलीवरी प्रीमैच्योर हो गई है तो वो भी आपके लैक्टेशन के ऊपर इफेक्ट कर सकती है। तो डिलीवरी का जो मेंटेनेंस है, टाइमिंग भी है, वो भी प्रॉपर मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कैसे कैसे हेल्थ को मेंटेन करना है, मैनेज करना है ड्यूरिंग लैक्टेशन? तो पहले आपके फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जो भी आपकी बीमारियां चल रही होगी, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन जो है, जो जरूरी है वो लिया कीजिए। आपके ब्रेस्ट की बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, उसके हाइजीन को मेंटेन करिए, फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करवाए अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट है तो, और जो भी आप ब्रेस्ट के लिए गारमेंट्स यूज करोगे प्लीज कीजिए, और न्यूट्रिशन का और सप्लीमेंटेशन का यूज प्रॉपरली ले लीजिए, उसका डोज मेंटेन कीजिए, और पानी अच्छे से पीते रहिए, फ्लूइड अच्छे से पीते रहिए, जूसेस हो गए, पानी जो आपके मेंटल हेल्थ को मेंटेन करेगा और लैक्टेशन के प्रोसेस को भी मेंटेन करने के लिए आपकी मदद करेगा। इसके बाद आता है मिडल एज। मिडल एज की हम बात करते हैं तो इसमें हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अभी आना बंद होने का टाइम जो है शुरू हो जाता है, दैट इज मेनोपॉज कंडीशन, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद होना शुरू हो जाती है। तो ये मेनोपॉज की कंडीशन आती है। अब ये जो मिडल एज होता है इसमें बहुत सारे मेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे कि लेडी बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करती है, अकेला फील करती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करती है, हेडेक उनको बहुत ज्यादा होता है, फिजिकली डिक्लाइनेशन आ जाता है, फाइन लाइंस आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, रिंकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, फेशियल भी बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं कि कभी कभी रोना आ रहा है, कभी एकदम से हंस रहे हैं। मैम जोक तो बहुत कॉमन था, पर घर में जो मेनोपॉज की लेडीज है वो बहुत ज्यादा ओवरली उसके ऊपर रिएक्ट करती है, तो बहुत सारे मूड स्विंग्स उनको होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेनोपॉज लेडी के बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा होती है। तो जितना न्यूट्रिशन आपके अर्ली स्टेज में रिक्वायरमेंट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट है, उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट मेनोपॉज लेडीज को होती है। तो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट तो स्टार्ट टू एंड लाइफ तक होती ही है, तो इसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये जो मेनोपॉज की स्टेजेस होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो मेनोपॉज का पहला सिम्टम है कि हेडेक, आपको सर में बहुत दर्द होता है, पसीना बहुत ज्यादा होता है, धड़कने दिल की बढ़ने लगती है, आपके ब्रेस्ट में साइज उसकी बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है, आपके स्किन के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, आपके स्लीपिंग पैटर्न जो है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नींद आती है, 1 घंटे के अंदर खुल जाती है, ज्यादा नींद नहीं आती है, कॉन्सेंट्रेशन आपका लूज हो जाता है, आप बहुत डिप्रेसिव मोड में किया करो, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन किया करो, जॉगिंग किया करो, वॉकिंग किया करो, एक्सरसाइज को कभी भी छोड़ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल वाटर पिया करो, जूसेस पिया करो, ताकि आपके बॉडी की जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपकी मदद करे। ज्यादा से ज्यादा हर्बल रेमेडीज के ऊपर जाइए, घरेलू जो चीजें होती है, हल्दी खा ली, कभी अदरक खा लिया, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, क्लो हो गया, दालचीनी हो गई, ये सारी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। ज्यादातर मेडिसिन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी मत दिखाइए, ज्यादातर हर्बल जो चीजें आप कर सकते हो उसके ऊपर आप जाइए। इसके बाद जो लास्ट फेज होती है दैट इज ओल्ड एज। ओल्ड एज में अगर मुझे ऐसे देखा जाए ना, तो ओल्ड एज एक ऐसा स्टेज है आपके लाइफ का, बचपन में जो चीजें आप छोड़ देते हो ना, उस सारी चीजों को वापिस से करने का जो टाइम होता है दैट इज ओल्ड एज एज। मतलब जो भी चीजें बचपन में हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पेप्सी नहीं खाई, चॉकलेट नहीं खाया, वो सारी चीजें वापस से करने का ये ओल्ड एज का टाइम होता है। बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी सब की होती है, बच्चों की आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट की होती है, और ओल्ड एज में ऐसे एक्सेस कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं होती है। बस ऐसे ही है कि बस मॉनिटर करते रहो बच्चे कैसे काम कर रहे हैं, घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो ओल्ड एज है ना, ये एक राजा की तरह होता है, तो उसको ना वैसे ट्रीट किया करो, मस्त हुकुम जताओ घर के ऊपर कि हमें चॉकलेट खाना है, हमें पानी पूरी खानी है, हमें सेव पूरी खानी है, हमें घूमने जाना है। तो ये टाइम जो होता है ना, ये मी टाइम होता है कि ये आपके लिए स्पेंड करना होता है, खुद के लिए पूरे जिंदगी भर हमने नहीं सोचा होता है। तो ये ओल्ड एज का ये जो टाइम होता है, ये खुद के बारे में सोचने का टाइम होता है, खुद के हैप्पीनेस के बारे में सोचने का टाइम होता है।
दो इस कंडीशन में बहुत सारे डिसीजेस आते हैं, बीमारियां आती है, बहुत सारे मेंटल चेंजेस भी होता है, पर यू हैव टू फाइट। अगर पूरी जिंदगी आप निकाल सकते हो ना, तो ओल्ड एज में स्ट्रांग रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस बड़ी बात क्या है कि आपके मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखना। तो प्लीज बी पॉजिटिव, मेंटली स्ट्रांग रहो, ताकि ओल्ड एज भी जो है आपका अच्छे से, आसानी से और हैप्पीली जो है वो कैरीड आउट हो सके। अभी ये तो हमने स्टेजेस की बात की, इसके बारे में इसके बाद जो बात हम करेंगे वो है डिसीजेस की, कि ऐसे कौन से डिसीज है, कौन से डिसऑर्डर है जो कॉमन है एक लेडी के लाइफ में आ सकते हैं, या फिलहाल अभी चल भी रहे होंगे, तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है। तो कॉमन डिसीजेस के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसमें पहला जो डिसऑर्डर आता है दैट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, अभी पीसीओडी होने का कारण अभी तक तो मेडिकली पर्पसली हमें पता नहीं है कि होता क्या है, इसका मेन कारण अभी भी किसी को पता नहीं है। पर जितनी भी एनालिसिस की गई है, तो इसमें जो बेसिक चीजें होती है कि पीसीओडी होने के बाद हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो ये सारी चीजें होती है, तो इसको ही मैनेज हम करते हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए। तो पीसीओडी में क्या होता है, तो आपकी ओवरीज जो होती है, जो एग को प्रोड्यूस करती है, तो उस ओवरीज में जो एग्स है, इमेच्योर एग कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो पाते हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से। वो इमेच्योर एग्स जो होते हैं उसका कन्वर्जन होता है सीस्ट में, और वो सीस्ट जो है आपके ओवरीज में क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, और ये जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं तो पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। उसके कॉजेस जो है अभी तक पता नहीं है, जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक भी पीसीओडी 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन ट्रांसफर हो सकता है। इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इंसुलिन सिक्रेशन आपके बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जो आपके बॉडी के अंदर हीरोस्टिज्म मतलब अनवांटेड हेयर ग्रोथ जो है फेस के ऊपर आपके होने लगती है। इसके बाद आपका वेट गेन बहुत ज्यादा होने लगता है, और सूजन स्वेलिंग आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा होने लगती है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इरेगुलर पीरियड्स, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टाइम पे नहीं आती, हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बाल आपके झड़ने लगते हैं, स्किन में बहुत रैशेज इन्फेक्शन आने लगते हैं, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, बहुत पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा रिंकल्स आने लगते हैं, वजन आपका बढ़ने लगता है, बाल्डनेस आता है, स्काल्प के ऊपर के जो बाल है वो झड़ जाते हैं, बाल पूरी तरह से झड़ने लगते हैं, स्किन के ऊपर डार्कनेस पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, और सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। अभी पीसीओडी को मैं मैनेज कैसे किया जाए, तो पीसीओडी का जो मेन कॉज है, जितनी मेरी पढ़ाई है, जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसमें जो मेन कॉज है दैट इज हार्मोनल डिसबैलेंस। अगर आपके बॉडी के, आपके ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, सिक्रेट करती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे, ब्रेन में है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। यही जो चीज है ये आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करके पीसीओडी को मैनेज करने के लिए मदद करेगी। तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना है, एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी है, आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, और आपके डाइट को जो है वो मेंटेन करना है। अगर ये 5 चीजों को भी अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो पीसीओडी के सिम्टम्स कम हो जाएंगे, और पीसीओडी होने के चांसेस भी आपके बॉडी के अंदर कम होने के चांसेस वहां पे है। इसके बाद जब हम बात करते हैं दैट इज हाइपो एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये थायराइड क्या है, तो थायराइड एक बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड होती है आपके गले के यहाँ पे, फैरिंग्स के पीछे नीचे होती है थोड़ी सी, यहाँ पे फैरिंग्स के पार्ट में जो है बटरफ्लाई लाइक एक ग्लैंड होती है, जो पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये ग्लैंड क्या करती है, 2 हार्मोन को सिक्रेट करती है, फर्स्ट इज T3 एंड सेकंड इज T4। ये जो होता है थायराइड हार्मोन होते हैं, ट्राइआइडोथायरॉयडिज्म या थायरोनोनिन, ये जो 2 हार्मोन है ये सीक्रेट होता है। अभी मैम ये थायराइड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि थायराइड का डायरेक्ट रिलेशन है आपके मेटाबॉलिज्म से। अगर थायराइड के सिक्रेशन में कम ज्यादा हो गया, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, तो आपका वेट लॉस या वेट गेन हो सकता है। तो ये आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर इंपैक्ट करता है, ये आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंपैक्ट करता है, इवन आपके बॉडी टेम्परेचर के ऊपर भी इंपैक्ट करता है। जब विंटर का सीजन होता है, जब ठंड का मौसम होता है, तो बॉडी थायराइड का जो सिक्रेशन है वो ओवर करती है, बॉडी ज्यादा करती है सिक्रेशन। क्यों, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, गर्म रहे बॉडी।
तो थायराइड जो है आपके बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। अभी थायराइड जब उसका सिक्रेशन कम या ज्यादा होने लगता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, मेंटल वीकनेस आती है आपको, वजन आपका बढ़ने लगता है या घटने लग सकता है, बालों का झड़ना शुरू हो सकता है, हेयर लॉस होता है, स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, एलर्जी होती है, रैशेस होते हैं, और थायराइड की वजह से फिर बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी आपके बॉडी के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस भी आ सकती है। इसलिए थायराइड को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 10 में से एक लेडी जो है आजकल इंडिया में थायराइड से सफर करती है, तो इट्स अ वेरी क्रूशियल कंडीशन फॉर अस। तो थायराइड को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसको कैसे मैनेज करें? तो पहले तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के अंदर आपको लेना पड़ेगा, टाइमली चेकअप करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को कभी मत भूलिए। हर एक इंसान ने साल में एक बार तो आपकी बॉडी एनालिसिस करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी आपके बॉडी की एनालिसिस करोगे उतना आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या चीजें चल रही है। तो ये आपको भी पता होना बहुत जरूरी है। क्या आपके लीवर के पास कोई फोन है क्या, कि आप फोन करके पूछ सकते हो कि लीवर भैया ठीक तो हो ना? या आपके यूटेरस के पास कोई व्हाट्सएप कॉल है क्या, कि आप वीडियो कॉल करके देख सकते हो कि कहीं सीस्ट फॉर्म हुए हैं या आपका यूटेरस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे इंटरनल बॉडी को तो अभी तक पता नहीं है, ठीक है? जब पता चलेगी तो बात अलग होगी। तो इंटरनल बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए जो है न्यूट्रिशनल टेस्ट की जाती है, बॉडी एनालिसिस की जाती है, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, नेबर के घर में क्या चल रहा है, या मेरे बेटे के लाइफ में क्या चल रहा है, ये हमें सब पता होता है। समाज में क्या चल रहा है इवन ये भी हमें पता होता है। पर अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये हमें कभी नहीं पता होता। जब तक हमें कोई बॉडी के ऊपर डिसीज या डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होता, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं मिलते, तब तक हमें नहीं पता चलता। पर एक बार सिम्टम्स मिल गए तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। पर एक बार आप सोचो कि सिम्टम्स मिलने से पहले ही मैं देख लेता हूँ मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो इसके लिए अगर मैं बॉडी एनालिसिस करती हूँ जिसमें मुझे पता चल रहा है कि अभी तक तो थायराइड मेरा मेंटेन है, पर अगर मैंने मेरे लाइफस्टाइल को अगर चेंज नहीं किया, ऐसे ही कंटिन्यू रखा, तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रिपोर्ट कार्ड होता है आपके बॉडी का। तो आप हर एक इंसान ने जो है बॉडी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप मैनेज करने के लिए आपकी मदद करती है। थायराइड में मेडिटेशन है, योगा है, डाइट को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थायराइड की कंडीशन स्पेशली ज्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से क्रिएट होती है, या तो थायराइड आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो जिसके सप्लीमेंटेशन में, जिस खाने में आयोडीन की मात्रा है वो चीजें आप लिया करो, ताकि आपके बॉडी के अंदर थायराइड की लेवल हमेशा मेंटेन रहे। मैग्नीशियम रिच जो चीजें होती है, जैसे लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, वो चीजें लिया करो। आयरन ले लो, सेलियम ले लो, जो आपके थायराइड के लेवल को मेंटेन करने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि अगर थायराइड को मेंटेन आपने नहीं किया तो उसका डायरेक्टली कन्वर्जन जो है वो गॉइटर में हो सकता है। तो गॉइट्रोजन कंटेंट जो चीजें होती है, प्लीज उसको अवॉइड कीजिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर गॉइटर की कंडीशन जो है वो क्रिएट ना हो। तो न्यूट्रिशन को बैलेंस करना, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद जो कंडीशन आती है दैट इज एनीमिया। अभी एनीमिया के ना बहुत सारे टाइप्स है। पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एनीमिया क्या है। तो नॉर्मली एनीमिया बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है आपके रेड ब्लड सेल्स से। अगर आपकी रेड ब्लड सेल्स कमजोर हो गई, रेड ब्लड सेल्स में प्रॉपरली विटामिन अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो हालत है वो खराब हो रही है, उसकी साइज चेंज हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो एनीमिक कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। तो एनीमिया के ढेर सारे टाइप्स है, पर लेडीज के लाइफ में जो एनीमिया होता है वो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन जाएगा नहीं तो आपकी बॉडी जो है रेड ब्लड सेल्स को अच्छे से हेल्दी नहीं बना पाएगी। रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपरली ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर नहीं मिल पाता, रेड ब्लड सेल्स कमजोर हो जाती है और आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, एनीमिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है।
तो बेसिकली एनीमिया को अगर मैनेज करना है, प्रिवेंट करना है, तो आयरन सप्लीमेंटेशन लेना इज वेरी वेरी इसेंशियल। जितना आप आयरन के लेवल को मेंटेन करोगे उतने एनीमिया होने के चांसेस आपके बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया। अभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ज्यादातर लेडीज में ही क्यों आता है? क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड लॉस हो रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी साइकिल ब्लड लॉस हो रहा है, या अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड लॉस है, तो ब्लड लॉस होगा मतलब आयरन भी लॉस हो रहा है। और जितना आयरन आपके बॉडी से चलता रहेगा, जाता रहेगा, ब्लड लॉस आपके बॉडी से जाता रहेगा, और उस टाइम पे अगर आपने आपके ब्लड के काउंट को मेंटेन नहीं किया, आयरन के लेवल को मेंटेन नहीं किया, तो एनेमिक कंडीशन आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आपके बॉडी के अंदर आयरन की लेवल मेंटेन होने के लिए सब्जियां जो आती है, नट्स जो आते हैं, सप्लीमेंटेशन जो होते हैं, वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में आपने सुना होगा, क्रॉन्स डिसीज के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी सारी बीमारी आपके बॉडी से ब्लड लॉस करती है, तो वो भी आपके बॉडी के अंदर एनीमिक कंडीशन क्रिएट हो कर सकती है। अल्सर की अगर किसी को प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर, पेट का अल्सर है किसी को, तो वो भी अल्सरेटिव कंडीशन आपके बॉडी से ब्लड लॉस करवाती है और आपके बॉडी के अंदर एनीमिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए एनीमिया से प्रिवेंट करना है तो स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन सप्लीमेंटेशन लेना इज वेरी वेरी इसेंशियल। आयरन सप्लीमेंटेशन है, विटामिन B12 है, विटामिन C है, फॉलिक एसिड है, ये चीजें आपके बॉडी के अंदर, फॉलेट आपके बॉडी के अंदर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ब्लड लॉस आपके बॉडी से ज्यादा होगा उतनी बॉडी की आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और अगर आपने वो प्रॉपरली फुलफिल कर दी तो एनीमिया की कंडीशन जो है आपके बॉडी के अंदर कम होती है। मैम एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? एनीमिया हमें हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा? तो पहला, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रॉपरली कंप्लीट सांस आप नहीं ले पाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो, आपके नाखून जो होते हैं, नेल्स में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, आपको बहुत थकावट महसूस होती है, और आपको जो है कोल्ड से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। कोई भी ठंडी चीज को हाथ लगाओ तो एकदम से ऐसे लगता है कि बाप रे क्या प्रॉब्लम हमने कर दी। स्किन में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, घुटनों में सूजन होने लगती है। तो ये एनीमिया बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर आपने एनीमिया को मेंटेन नहीं किया, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं की, इट विल लीड टू डेथ, ये डेथ भी करवा सकता है। तो एनीमिया के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन आपको क्या क्या करना है? तो पहला, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल आपको ज्यादा खाने हैं। जिस चीज में, जिस नट्स में, जिस ब्रेड्स में आयरन ज्यादा है, सोयाबीन है आपका, गेहूं है, जो चीजें आपको ज्यादा खानी है, पल्सेस आपको ज्यादा खाने हैं, बीन्स आपको ज्यादा खाने हैं, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, मीट जिसमें आयरन ज्यादा है, फिश जो लोग खाते हैं उसमें आयरन ज्यादा होता है, अंडे जो आप खाते हो, एग्स जो खाते हो, उसमें भी आयरन की क्वांटिटी बहुत अच्छे लेवल पे होती है। ड्राई फ्रूट जो आप काजू बादाम किशमिश खाते हो, उसमें भी आपको आयरन की लेवल बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो आयरन की लेवल मेंटेन करना ये बेसिक मोटो है एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके बाद होता है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे कि अभी हमने देखा एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है? तो आयरन की कमी की वजह से। वैसे ऑस्टियोपोरोसिस बॉडी के अंदर क्रिएट होने के चांसेस क्यों है? जब आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, जब आपके बॉडी के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, हड्डियों को प्रॉपरली कैल्शियम नहीं मिल पाता, कैल्शियम लॉस आपके बॉडी से ज्यादा होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है। अभी इसके कॉजेस क्या है? पहला तो एज, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ने लगती है आपके बॉडी का कैल्शियम लेवल कम होने लगता है, तो वहां पे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद मेनोपॉज के बाद, स्पेशली जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी बंद हो चुकी है, मेनोपॉज की कंडीशन में आ गए हैं, तो उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिनको एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, सर्जिकल रिमूव किया गया है, ओवरीज को निकाल दिया गया था, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर आप कैल्शियम प्रॉपरली नहीं खाते हो तो उनको तो बट ऑब्वियस ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है। फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी की, फर्स्ट जनरेशन में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, देयर आर टोटल चांसेस कि वो सेकंड जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी।
अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो आपके बॉडी के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस इजीली क्रिएट हो सकता है, या विटामिन डी की वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन डी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर आते हैं? तो पहला तो बॉडी में बहुत ज्यादा पेनिंग होती है, आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होने लगती है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, गर्दन में बहुत ज्यादा पेन आता है, स्पाइन कंप्रेस हो जाती है, आपकी हड्डियों में, आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, आपकी जो पोस्चर्स है वो बेंड हो जाता है, गर्दन आपकी बेंड होती है, आपका बैक जो है वो बेंड होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स है आपके ऑस्टियोपोरोसिस के। ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज करना है मैम, तो हमें क्या क्या लेना पड़ेगा? तो पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ऐसी कोई बुरी आदतें अगर आपको है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको आपको कंप्लीट बंद करना पड़ेगा। अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए, अगर फ्रैक्चर की कंडीशन को आपने मेंटेन नहीं किया तो देयर आर चांसेस कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या करना है? तो विटामिन डी लेना है, तो सनलाइट से आपको ज्यादा मिलता है, ट्यूना फिश में ज्यादा होता है कैल्शियम विटामिन डी, एग्स ले सकते हो, लीवर ले सकते हो, सी फूड है, या विटामिन डी की सप्लीमेंट है, कैल्शियम की सप्लीमेंट है, वो चीजें लिया करो ताकि आपके बॉडी के अंदर अच्छे से जो है आप ऑस्टियोपोरोसिस को मेंटेन कर सकते हो। कैल्शियम जिस चीज में ज्यादा है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है, पनीर है आपका, छाछ है आपका, दही जो आप खाते हो, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, बीन्स है, रागी है जो आपका, सोयाबीन है, जिसके अंदर आपको ढेर सारा कैल्शियम मिलेगा जो आपके कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस को अगर मैनेज करना है तो कैल्शियम प्लस विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस को जो है इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज वेरी वेरी इसेंशियल, क्योंकि यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो देयर आर वेरी वेरी चांसेस कि सर्वाइकल कैंसर के प्रॉब्लम, सर्विक कैंसर के प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, कैंसर आपके बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है। तो यूटीआई जो है पहले तो किन किन लोगों को ज्यादा होता है? तो जो हाइजीन को मेंटेन नहीं करता है, तो जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपने मेंटेन नहीं की, वुमेन हाइजीन आपने अगर मेंटेन नहीं की तो यूटीआई के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो लोग स्पेशली पानी कम पीते हैं, और इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हर एक घंटे में 1 गिलास पानी पीते रहिए। अभी भी जो ट्रेनिंग देख रहा है, मुझे पता है कि कुछ लोगों ने तो पिया होगा, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे कि जिन्होंने पानी नहीं पिया होगा ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले। तो जैसे ये मीटिंग खत्म होगी आपको 1 गिलास पानी पीना है, पानी पीते रहिए, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए वाटर आपकी मदद करेगा, हाइड्रेट रखेगा आपके बॉडी को। तो यूटीआई को मैनेज करना है तो पहले तो आपके हाइजीन को आपको मेंटेन करना है और वाटर इनटेक को आपको बढ़ाना है। यूटीआई ज्यादातर लेडीज में क्यों होता है? बिकॉज प्रेगनेंसी साइकिल की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, और वुमेन हाइजीन अगर उन्होंने मेंटेन नहीं की तो यूटीआई के चांसेस जो है उनको आ जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? यूरिनेशन करते समय बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, यूरिन से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है, क्लाउडी या मिल्की यूरिन हो जाती है, पेल्विक रीजन जो होता है, आपके रेक्टल पेन या पेल्विक रीजन जो होता है, वजाइनल की जो साइड होती है पेल्विक रीजन, उसमें बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है। तो यूटीआई को मैनेज करना इज वेरी वेरी इसेंशियल। इसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे बोला जाता था पहले कि हार्ट अटैक सिर्फ जेंट्स को आता है, या ज्यादातर कार्डियक इश्यू जो है पहले जेंट्स को होते थे, पर आज का सिनेरियो अगर हम देखेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियो की प्रॉब्लम आजकल लेडीज में भी बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो कार्डियो को मेंटेन करना है तो आपके बॉडी के अंदर पहली चीज होती है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन नहीं किया और आपके स्ट्रेस लेवल को, मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग नहीं रखा, तो कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर कभी भी क्रिएट हो सकते हैं। जिसमें पहला जो कंडीशन होता है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, कि आपके जो आर्टरीज होते हैं जिसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, जो प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं करवा सकता, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है, जो हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसे सिचुएशन आपके बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है। तो आपके बॉडी के अंदर पहली चीज है
कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना, और अगर दूसरा कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज में जाके प्लेक फॉर्म करता है, जम जाता है, तो उसको मेंटेन करना, एथेरोस्क्लेरोसिस को मेंटेन करना। अगर इसको मेंटेन नहीं करते हो तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आपकी बॉडी के ऊपर क्रिएट हो सकती है, ये सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। तो हार्ट अटैक के साइन क्या है, ये स्लाइड को बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में जानकारी हमें होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो हार्ट अटैक है, पहला तो आपका जो स्वेट है वो बहुत ज्यादा ठंडा आने लगता है, आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जो आपका हार्ट है, जो फ्रंट साइड होती है, एग्जैक्टली अगर आप बैक के ऊपर जाओगे तो उस पोर्शन में आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है, आपके जॉज में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, नोशिया, वोमिटिंग जैसे आपको महसूस होता है, और आपके आर्म्स में, ये जो आपके आर्म्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होता है और डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होता है। तो ये बेसिक जो चीजें है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हार्ट अटैक के प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारियां किन किन लेडीज को या किन किन जेंट्स को ज्यादा हो सकती है, तो पहले जो स्मोकिंग करते हैं, दूसरा जो थायराइड के पेशेंट है, तीसरा जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनके लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, जंक फूड मैम बहुत ज्यादा खाते हैं, तला हुआ खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम, सीवीडी की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके बाद ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर है, मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि मैम ये चीज तो हमारे हाथ में नहीं है, तो पहला है एज, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी उतने आपके हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा आपका जेंडर, ज्यादातर मेल्स को प्रॉब्लम होती है, पर आजकल लेडीज को भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। तीसरा हेरिडेटरी होता है, फर्स्ट जनरेशन में किसी को कार्डियो की प्रॉब्लम है, देयर आर चांसेस कि वो सेकेंड जनरेशन में भी ट्रांसफर हो सकती है। इसके बाद है, अगर आपको बीच में कहीं पे कार्डियोवास्कुलर इवेंट आता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट में पेन होता है, अरिथमिया की प्रॉब्लम है, हार्ट रेट मैम कम ज्यादा होता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, तो इस सारे कंडीशन में जो है हार्ट अटैक होने के, हार्ट की क्रिटिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। इसको मैनेज कैसे किया करें, तो पहला है आपका वेट, आपके वजन को आपको मेंटेन रखना है, आपके फूड को आपको हेल्दी रखना है, डाइट को आपको मेंटेन रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म जो आपको है बंद करनी है, और डायबिटीज लेवल को मेंटेन करना है। डायबिटीज है, ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज, थायराइड, इस डिसऑर्डर्स को अगर आप मेंटेन करोगे तो भी आप आपके हार्ट के हेल्थ को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इसके बाद जो डिसीज आता है वो है ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लेडीज को बहुत ज्यादा होती है। तो ल्यूकोरिया ज्यादातर क्यों होता है ये तो हमें पता नहीं, पर यस ल्यूकोरिया क्या है, तो व्हाइट या येलोइश डिस्चार्ज आपके बॉडी से होने लगता है, और यहाँ पे ज्यादातर आपकी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। वजाइना को अगर आपने अच्छे से क्लीन नहीं किया है, हाइजीन को मेंटेन नहीं किया है, तो ल्यूकोरिया के चांसेस आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपकी खाने के कोई टाइमिंग्स नहीं है, प्रॉपरली डाइट मेंटेन नहीं करते हो, लंच प्रॉपरली नहीं करते हो, डिनर के कोई टाइमिंग्स नहीं है, ब्रेकफास्ट तो मैम हम करते ही नहीं है, हार्मोन्स में गड़बड़ी है, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एनीमिया के पेशेंट अगर आप हो, या अगर आप बहुत देर तक सोते हो, लेट अगर आप उठोगे जितना, उतना व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है। तो इसीलिए व्हाइट डिस्चार्ज को अगर आपको मेंटेन करना है तो आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को, वेट को और हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको भी व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है उनके बैक में बहुत दर्द होता है, पीठ में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत ज्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, कंटाला आ रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, वर्टिको की प्रॉब्लम के, वर्टिको होने के भी चांसेस ज्यादा है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, और आपके जो काफ मसल्स है उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द आपको हो सकता है। इसलिए व्हाइट डिस्चार्ज को भी मेंटेन करना, मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या करोगे, फल की मात्रा ज्यादा खाओ, फल ज्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, जिंजर है, गार्लिक है, मेथी दाना है, कोरिएंडर है, इन चीजों का इस्तेमाल आपके डाइट में ज्यादा कीजिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाइए, प्रोटीन आप खाइए, फैट की मात्रा आपके बॉडी के अंदर जो है वो कम कीजिए, गुड फैट ज्यादा खाइए और डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाइए, आपके हाइजीन को मेंटेन रखिए,
और ऐसी कोई भी चीजें मत खाइए जो तली हुई है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। तो आपके डाइट को मेंटेन करोगे, और ज्यादा चाय, कॉफी, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा मत पीजिए, क्योंकि ये भी आपके बॉडी के अंदर आप ल्यूकोरिया मतलब वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज आता है दैट इज कैंसर। कैंसर आजकल बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होने लग गया है, और ज्यादातर लेडीज में जो कैंसर आता है वो ब्रेस्ट कैंसर, राइट। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं लेडीज कैटेगरी में। अभी कैंसर होने के क्या क्या कॉजेस है? पहला है तंबाकू। अगर आप टोबैको खाते हो, कोई भी आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, पेट में इन्फेक्शन है, तो वो भी कैंसर कैंसर जो है आपके बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है। आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है तो भी आपके बॉडी के अंदर कैंसर क्रिएट हो सकता है। और अगर आपके बॉडी के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम है, जीन्स में आपके कैंसर है, तो भी आपके कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेडीज की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं रेशियो देखूं तो 8 में से 1 लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होता है आजकल। तो 1 in 10 वुमेन जो है ब्रेस्ट कैंसर से सफर करती है। तो ब्रेस्ट कैंसर को मेंटेन करना, मैनेज करना इज वेरी वेरी इसेंशियल। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? तो आपके जो ब्रेस्ट होती है उसके अंदर लम्प्स फॉर्म होते हैं, गद्दे गद्दे फॉर्म हो जाते हैं। ब्रेस्ट का जो कलर है वो डार्क होने लगता है, ब्लैकनेस क्रिएट होती है, पिगमेंटेशन आने लगती है। ब्रेस्ट की जो स्किन होती है वो फोल्ड होने लगती है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर ऐसे रिंकल जैसे होने लगता है, डिम्पलिंग होने लगती है। आपके जो निप्पल्स है उसका कलर एंड शेप जो है वो चेंज होता है, और वो अंदर के साइड जाने लगते हैं, और बहुत ज्यादा ईचिंग एंड क्रैशेस आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर को मैनेज करना इज वेरी वेरी इसेंशियल। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, या अगर जिन्होंने मेरी सेशन अटेंड की है, जो मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस रोजाना भेजती हूँ जो आपकी अवेयरनेस डिसीज के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में आपकी क्रिएट होने के लिए आपको मदद मिले। तो बीच में मैंने एक वीडियो जो है वो शेयर किया था, सेल्फ एनालिसिस, कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कैसे सेल्फ एनालिसिस करे कि इसकी सिम्टम्स हमें है या नहीं है। तो अगर आपके अपलाइंस है, आपके पास जिनके पे पास वो वीडियो आया होगा, तो प्लीज शेयर विद योर टीममेट्स, इट्स वेरी वेरी इसेंशियल। या अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे, और अगर सेल्फ एनालिसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अगर आप ऐसे भी टाइप करोगे, तो बहुत सारी वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे कि आपके ब्रेस्ट के हेल्थ को सेल्फ एनालाइज करने के लिए। इसके बाद जो होता है सर्वाइकल कैंसर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपने यूटीआई को मैनेज नहीं किया, तो ये फ्यूचर में जाके सर्वाइकल कैंसर में कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर हाइजीन को मेंटेन करना करने की वजह से होता है। अगर आपकी इन्फेक्शन है कहीं पे आपके यूटेरस में, तो ये होने के चांसेस ज्यादा है। तो हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि आप सर्वाइकल कैंसर को भी प्रोटेक्ट कर सको। अभी सर्वाइकल कैंसर होने के क्या क्या
कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन कि ये जो आपकी बॉडी के अंदर सर्वाइकल कैंसर जो है वो रिस्क उसके डेवलप होते हैं, उसके रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, स्मोकिंग अगर आप करते हो, अर्ली चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम हो चुकी है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, तो उसके लिए भी आपके बॉडी के अंदर सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी बहुत ज्यादा हो चुकी है, जल्दी आपकी मैरिज हो चुकी है, फैमिली हिस्ट्री है अगर आपके घर में सर्वाइकल कैंसर की, तो वहां पे भी बहुत सारे चांसेस है कि आपको जो है सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो यूज अगर आपने ज्यादा किया तो भी आपके बॉडी के अंदर जो है सर्वाइकल कैंसर की चांसेस जो है वो बढ़ जाए। क्या क्या हो सकता है, तो वजाइनल डिस्चार्ज होता है बार बार, वजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बहुत ज्यादा हेवी होती है, बहुत टाइम तक चलती है, डिस्कम्फर्ट होता है आपको यूरिनेशन करते वक्त, ब्लैडर को कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है, आपको कभी भी बीच में भी यूरिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा थकावट आपको महसूस होती है, पेल्विक रीजन में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये सारे जो साइंस है, सिम्टम्स है आपके सर्वाइकल कैंसर के। अभी सर्वाइकल कैंसर को जो है हम मैनेज कैसे करें, मेंटेन कैसे करें। तो सर्वाइकल कैंसर को अगर मेंटेन करना है तो पहला आपका बॉडी वेट जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी को आपको बढ़ाना है, और आपके शरीर के अंदर जो है डेंस फूड ज्यादा है, लो डेंस जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा कम खाइए, ज्यादा हेवी प्रोडक्ट्स मत खाइए, हेवी खाना मत खाइए, ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें मत खाइए, शुगर कंटेंट जो ड्रिंक्स होते हैं वो ज्यादा मत लीजिए, और खाना टाइम पे खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो मत खाइए, ताकि आपके बॉडी के अंदर जो है कैंसर को आप जो है वो मेंटेन कर सको, कैंसर को आप प्रिवेंट कर सको। अभी ये स्लाइड बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारी ये जो पॉइंट है ये आप लिख लो, ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ने तो हमने देख लिया, तो वो प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी टेस्ट की जरूरी होती है ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला जो होता है वो है आपका पेल्विक एग्जामिनेशन, जो आपके सर्वाइकल हेल्थ के बारे में आपको जानकारी देता है। सर्विक्स हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है पैप स्मीयर टेस्ट, पेल्विक एग्जामिनेशन की जाती है। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट हेल्थ को चेक के लिए, ब्रेस्ट की एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे मैमोग्राफी जो है वो की जाती है, ताकि आपको अच्छे से ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन मिले। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमने देखा था कि जहाँ पे हड्डियों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, हड्डियां स्ट्रांग होना जरूरी है, तो उसके लिए बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट जो है वो की जाती है, जो आपकी हड्डियों के बारे में, हेल्थ में हड्डियों के आपकी जानकारी है। डायबिटीज के टेस्ट होना, डायबिटीज की स्क्रीनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि यही जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ये आपके कार्डियक जो आपके लाइफ में आते हैं। इसके बाद है विटामिन टेस्ट। विटामिन डी, जैसे मैंने बोला है कि विटामिन डी इज वेरी वेरी इसेंशियल, जो आपके थायराइड को भी मेंटेन करता है, आपके डायबिटीज को भी मेंटेन करता है, प्लस आपके बॉडी के हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो विटामिन डी इज वेरी वेरी इसेंशियल। जो भी लेडीज यहाँ पे बैठी है जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है, उनको तो ये साल में एक बार ये एनालिसिस होना, ये टेस्ट करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी जब हम प्रोडक्ट, ये हमने बातें की है कि इतनी सारी प्रॉब्लम है, ब्रेस्ट कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की कोशिश करते हैं, जो ये प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए मदद करेंगे, आपके हेल्थ को मेंटेन के लिए मदद करेंगे। जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए आपकी मदद करते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छे से रहे, स्ट्रांग रहे। अभी हम सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर तो इन डिटेल नहीं जाएंगे, पर कुछ चीजें जो वुमेन्स लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो आप एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए, और आगे जैसी प्रेजेंटेशन होती रहेगी तो आपको सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल नॉलेज मिलती रहेगी। तो पहला इसमें जो प्रोडक्ट आता है जो आपकी वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्रिल ऑयल।
क्रील ऑयल आपकी क्या मदद करता है, तो आपके मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है, आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये मेंटेन करता है। तो क्रील ऑयल इज वेरी वेरी इसेंशियल टू मेंटेन योर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम कार्डियो केयर की बात करते हैं तो इसमें वुमेन्स के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है आपका फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्स वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो हार्ट के हेल्थ को भी मेंटेन करता है, प्लस आपके हार्मोन को भी बैलेंस करता है। तो वुमेन्स में हार्मोन बैलेंस बहुत ज्यादा होता है, हार्मोन को बैलेंस प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को जो है कम करने के लिए आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसके बाद है LRG9। LRG9 के काम करता है, तो आपके यूटेराइन हेल्थ को, आपकी यूटेरस को मजबूत के लिए LRG9 भी आपकी मदद करता है। इसके बाद है कोएनक्यूटेन। यहाँ पे बेटी है जो एंड अबव है, जिनकी 35 के ऊपर है, एंजाइम लेना अभी से शुरुआत कीजिए, ताकि मेनोपॉज के बाद में जो प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज, जो भी उसको मैनेज करने के लिए कोएनक्यूटेन आपकी बहुत हेल्प कर। जॉइंट्स के बारे में तो आपको पता है कि ग्लूकोज देना हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके जोड़ों को मजबूत करने के लिए मदद। जिनके भी पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, वो ग्लूकोसामाइन के साथ शुरुआत है। इसको मैनेज करना है, एफिशिएंसी को रिकवर करना है, कैल्शियम को मेंटेन करना है, तो इसके लिए आपको कैल्शियम एंड विटामिन D3, हमारा जो कैल्शियम है जो विटामिन D3 के साथ है, लेना चाहिए। तो वुमेन्स हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप कैल्शियम का इंटेक यहाँ पे बहुत मात्रा में कर सकते हो। इसके बाद इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए रोग प्रतिकारक क्षमता की मदद करेगा। नोनी जो है स्पेसिफिकली आपके चाइल्ड बर्थ में बहुत ज्यादा मदद करता है। नोनी जो है वो चाइल्ड बर्थ में मदद करता है। नोनी भी आप एलोवेरा, ये वेरी इसेंशियल होगा कि पेट के के लिए मदद करेंगे, आपके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो फर्स्ट इज क्रील ऑयल, सेकेंड इज फ्लैक्स ऑयल, थर्ड इज शतावरी मैक्स, देन कैल्शियम है आपका, उसके बाद है आयरन, एंड देन क्रैनबेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूटीआई हेल्थ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए ये आपकी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन पाउडर, ये आपको लेना ही लेना है। प्रोटीन जो है आपके बॉडी के अंदर एनर्जी देता है, तो प्रोटीन जो है रिक्वायरमेंट रोज की होती है बॉडी की, तो ये आपको रोज लेना है। इसके बाद है सी बकथॉर्न, देन है कोकोनट ऑयल जो आपकी बहुत अच्छे से मदद करेगा। यहाँ पे नोनी है, नोनी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपके यूटेराइन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करता है। इसके बाद है कोक्यूटन, आंवला, एलोवेरा। अभी ये जो सप्लीमेंट है, अभी बहुत सारे सप्लीमेंट है, पर अगर ये जो सप्लीमेंट है ये आपकी बहुत होती है आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा स्पाइरुलिना भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो आप रेकमेंड कर सकते हो, पर ये चीजों का जो है आपके कॉम्बिनेशन में होना, ये चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्रील ऑयल है, फ्लैक्स ऑयल है, शतावरी मैक्स है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रैनबेरी है, प्रोटीन पाउडर है, सी बकथॉर्न है, कोकोनट ऑयल है, नोनी है, कोक्यूटन है, आंवला है एंड एलोवेरा।
अबे ये तो हमने की हमारे न्यूट्रिशन की बात। इसके बाद जो हमने पहले बात की थी हमारे वुमेन हाइजीन की। जब वुमेन हाइजीन की बात तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट आपके पास है दैट इज सैनिटरी नैपकिंस। अभी सैनिटरी नैपकिंस की खास बात बताओ, ग्राफीन एनाइन प्लस एफआर टेक्नोलॉजी साथ हमारे सैनिटरी नैपकिंस है। इसकी एक खास बात ये पूरे कॉटन लाइन है, कॉटन बेस्ड है, तो आपको ईचिंग नहीं होगी, रैशेस नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी। प्लस आपके बॉडी के ये जो सैनिटरी नैपकिन इसके अंदर ग्राफीन है एनाइन की चिप डाली गई है, वो एंटी बैक्टीरियल आपको इफेक्ट देती है। तो जो कीटाणु जो इन्फेक्शन आपके वजाइना के ऊपर होता है, जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर होता है, तो इन्फेक्शन को कम करने के लिए ये टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है। तो ड्यू गार्डन के कैटेगरी में सैनिटरी नैपकिन जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो जहां पे भी आपको सैनिटरी नैपकिन का ऑप्शन है, ऑलवेज यूज ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन। जो भी लोग इस्तेमाल कर प्लीज आप दो कि वो ज्यादा से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन यूज करे। बहुत अच्छी रिजल्ट्स आपको उनके वुमेन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद में अगर जाऊं तो तीसरा प्रोडक्ट आता है इस कैटेगरी में, वो है आपका ड्यू गार्डन का पैंटी लाइनर्स। मैम अभी सैनिटरी नैपकिन एंड पैंटी लाइनर्स में फर्क क्या है? तो अगर आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल हेवी ब्लीडिंग तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और बाद में ब्लीडिंग रेट कम, स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है, नॉर्मल जो आपका जो लाइफ चलता है जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज जो है, तो उसमें जो है आपके हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, डिस्चार्ज को मेंटेन करने के लिए पैंटी लाइनर जो है यहाँ पे आपकी मदद करेंगे। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको ये दोनों वे में देखते हैं। तो हेवी ब्लीडिंग है तो आप सैनिटरी नैपकिन यूज कीजिए, और छोटी सी ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग की प्रॉब्लम है, या रेगुलर लाइफ में व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो आप कंफर्टनेस के लिए यहाँ पे पैंटी लाइनर जो है वो यूज कर सकते हो। अभी आज जो स्पेशल प्रोडक्ट आता है वो है आपका इंटीमेट वॉश। ये बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके फेस को वॉश करने के फेस वॉश होता है, बालों को वॉश करने के लिए शैम्पू होता है, वैसे ही आपके इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, जेनिटल ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इंटीमेट वॉश जो है वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। प्लीज कोई भी स्प्रे, साबुन, सोप से या शैम्पू से आपके जेनिटल ऑर्गन्स को क्लीन मत किया कीजिए, वो ज्यादा आपके बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। पर्टिकुलर ऑर्गन का पीएच होता है, वो पीएच को मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से जो है वॉश को बनाया जाता है। वैसे ही अगर मैं इंटीमेट वॉश की मेरी बात करूं तो इसका पीएच है 3.7 के आसपास, तो वो आपके जेनिटल पीएच को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये मदद करता है। तो जब भी जेनिटल आप यूरिनेशन के लिए जाते हो, जब भी आप सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते हो, तो प्लीज आप इंटीमेट वॉश से जो है जेनिटल ऑर्गन्स को साफ किया कीजिए, उसको क्लीन कीजिए, ताकि वहां पे जो जेनिटल हेल्थ को आप अच्छे से मेंटेन कर पाए। तो ये फोमिंग इंटीमेट वॉश हमने आपके लिए लाया था जो आपके इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करेगा। पीएच इसका है 3.7 के आसपास है, मैं एकदम ऐसे नहीं बोल सकती कि कंफर्म इतना ही है। इसके अंदर ब्लूबेरी एंड सी बकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट है, कैमोमाइल फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है, जो गंदी बदबू आती है वो आपके ऑर्गन से उसको मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। दिन में 3 से 4 बार जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हो, सैनिटरी नैपकिन को चेंज करते हो, तभी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इजी टू एक्सेस है, इसकी पंपिंग मैकेनिज्म है, पंप करो आप इसको, इसमें से फोम आएगा, जस्ट आपको अप्लाई करना है आपके जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर, और फिर पानी के साथ आपको उसको वॉश करना है। दिन में 3 से 4 बार इसको इस्तेमाल कीजिए कि जेनिटल ऑर्गन पर जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ईचिंग होती है, रैशेस होती है, ब्लैकी पैचीनेस आती है, उसको कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जो है आपके इंटीमेट हाइजीन को करने के लिए पहला जो था आपका नैपकिन, आपको एक एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है, ग्राफीन एनाइन है इसके अंदर, जो कीटाणु को मारती है, इन्फेक्शन को कम करती है। एफआईआर टेक्नोलॉजी है जो आपके बैक्टीरियाज को क्लीन करने के लिए आपकी मदद करती है।
सो आई होप कि यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी जो है मैंने देने की कोशिश की है, जो आप तक डिलीवर करने की कोशिश की है। स्टिल अभी भी वुमेन हाइजीन का पार्ट बहुत बड़ा है, वुमेन हेल्थ का पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो यस, मैं यहाँ पे मेरा वीडियो ऑन कर देती हूँ सो दैट आप मुझे देख पाओगे। यस, सो आई होप कि आपको ये यूजफुल लगेगा। वुमेन्स के हेल्थ के बारे में ये आपको जानकारी देने के लिए आपकी मदद करेगा, आपकी वुमेन हेल्थ को मेंटेन, हाइजीन को आपकी मेंटेन करने के लिए ये आपकी मदद करेगा। टचवुड, मेरी लाइट आ गई, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली आपके वुमेन हाइजीन को ये मेंटेन करेगा और अच्छे से आप वुमेन्स में जितनी उनके हेल्थ मेंटेन के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज यहाँ से मिल चुकी होगी। फॉर द फर्दर नॉलेज आपको पता ही है कि रोजाना जूम की ट्रेनिंग चल रही है, तो आप अटेंड कर सकते हो ताकि आपको बहुत ज्यादा जो नॉलेज मिल सके प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यूट्रिशन, डिसीज के बारे में, डिसऑर्डर्स के बारे में, जिस मदद से जो है आप अच्छे से आपके हाइजीन को, आपके हेल्थ को जो है वो मेंटेन कर सको। सो थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी दी मैम टू ऑल ऑफ यू जो भी लर्निंग अटेंड कर रहे हैं, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरे इंटरनेट कनेक्शन को लाइट जाने की वजह से आपके लिए हुआ है। फॉर द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज ये अनकंट्रोलेबल है, इसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। हमेशा एक चीज मैं बोलती हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस। कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, कितनी परेशानी आई, तो जो स्माइल है वो कम होनी चाहिए, लाइफ में पॉजिटिविटी देती है। तो प्लीज कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी, स्टे होम, stay safe and have a nice day. Have a great day. Thank you so much.